नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 1960 की दिहाई में मोहतरमा नूर जहाँ जो हैं, मलका तरन्नुम नूर जहाँ का एक गीत था, उनका एक गाना था जो उन्होंने गाया पहली दफ़ा कि चिट्ठी ज़रा सैयां जी के नाम लिखते, हाल मेरे दिल का तमाम लिखते। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने कहा जा रहा है अपेरेंटली कि बरतानवी हुकूमत को एक ख़त लिख दिया नवाज़ शरीफ साहब को वापस भेजने के हवाले से कि नवाज़ शरीफ साहब ने चूँकि वहाँ बैठे हुए हैं और वो यहाँ से कन्विक्टेड प्रिजनर हैं, उनको वापस भेजा जाए। ये और बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर की एड हैं, डिफेक्टो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो तो कह रही हैं ख़त लिखा है फ़ॉरेन ऑफिस ने, और फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने सिर्फ ये वेरीफाई किया है कि हाँ हमने ख़त लिख दिया है, लेकिन उसके कंटेंट्स क्या है उसके बारे में उन्होंने कहा ये डिटेल्स मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। पाकिस्तान में जब ये कहा जाए कि डिटेल्स बाद में शेयर होंगी, इसका मतलब वो डिटेल्स कभी शेयर नहीं होती। तो ख़त में क्या है ये पता नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ख़त लिखा है वफाकी हुकूमत ने, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? बिकॉज़ नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान से गए हैं या भेजे गए हैं, वो तो एक फ्री पर्सन की हैसियत से गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और बरतानिया की हुकूमत के दरमियान तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, उनको पाबंद नहीं किया गया, और वो बरतानिया में एक आज़ाद शहरी की हैसियत से गए हैं। तो किस तरह से बरतानवी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के इस ख़त के ऊपर किसी भी किस्म का कोई एक्शन कर सकती है, ये भी हम समझना चाहेंगे। खुद नवाज़ शरीफ साहब का जो, और ये गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, इसमें एक सवाल है कि क्या PTI की हुकूमत जो है वो एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज कर रही है जिसके ज़रिए PMLN का जो वोट बेस है उसको डिप्रेस किया जाए, और जो PTI का वोट बेस है उसको उम्मीद दिलाई जाए, उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग मॉरल फोर्स के तौर पे जो है वो इमर्ज किया जाए, या ये कि PTI की हुकूमत को कहीं ख़तरा था कि नवाज़ शरीफ साहब शायद वापस ही ना आ जाएं और कुछ हफ्तों में, तो उन्होंने एक ग्राउंड इस्टेब्लिश कर दिया कि अगर वो आएंगे तो हुकूमत ये कह सकेगी कि हुकूमत ने उनको आने के लिए मजबूर किया था। ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब के कॉन्डक्ट के हवाले से अलबत्ता बहुत से सवालात हैं। 19 अक्टूबर को जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल से अपने घर में लाहौर में मुंतकिल हुए, 19 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक वो एका दफ़ा अपने ही हॉस्पिटल में शरीफ कॉम्प्लेक्स में गए, लेकिन वो हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं हुए। हालांकि पहले दुहाई यही थी कि उनकी ज़िंदगी को शदीद खतरा है। 19 नवंबर से जब वो बरतानिया चले गए, अब तकरीबन 19 नवंबर, 19 दिसंबर, 19 जनवरी, 19 फरवरी, तो 4 माह तकरीबन होने को है। इन 4 माह के दरमियान में नवाज़ शरीफ साहब ने बरतानिया में किसी हॉस्पिटल को विज़िट तो ज़रूर किया, लेकिन किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हुए, उन्होंने कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं किया। एक दफ़ा खबर आई कि सर्जिकल प्रोसीजर होना है, उसके बाद उन्होंने कहा कि चूँकि मरीम नहीं आई इसलिए वो सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करवाएंगे। उनका कहा गया था कि बॉस्टन अमेरिका जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सका। वो फिरते हैं, आज़ाद हैं, तो ऐसा ही। और जो रिपोर्ट्स उन्होंने देनी थी वो रिपोर्ट्स भी बरतानिया से कोई नई रिपोर्ट्स जो हैं, कम अज़ कम वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की कहते हैं कि किसी किस्म की नई रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट नहीं की गई, इसलिए पंजाब हुकूमत कहती है कि उनको वापस आना चाहिए, वफाकी हुकूमत ने ख़त लिख दिया है। तो ये वो तमाम चीज़ है कि पाकिस्तानी सियासत पे अब इसका क्या असर होता है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द PTI गवर्नमेंट एंड PMLN, इस हवाले से हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जनाब शफकत महमूद साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग के ज्वाइन कर सकेंगे मलिक अहमद खान साहब लाहौर से वाया DSNG, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर और एंकर पर्सन जनाब वसीम बादामी साहब मुझे कराची से DSNG से ज्वाइन करेंगे, और इसी तरह जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब जो कि माहिर कानून है वो मुझे फ़ोन लाइन के ऊपर ज्वाइन करेंगे, और उनसे ही मैं बात का आगाज़ करता हूँ बिकॉज मैं वो लीगल इशू जो है वो थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो चिट्ठी और ख़त कहा जा रहा है कि इन फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया कि हमने ख़त लिखा है, डिटेल्स उन्होंने नहीं दी, इस ख़त की कोई लीगल वैल्यू बनती है बरतानवी हुकूमत के ऊपर? जी नहीं, ये तो एक किस्म का फॉरेन ऑफिसेज में ख़त किताबत तो होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर कोई ट्रीटी होता है, किसी इंटरनेशनल लॉ में अगर कोई ट्रीटी होती है या कोई इसको कहते हैं वो आपस में मिलकर दोनों मुल्क एक फैसला करते हैं कि ये मुआहदा करते हैं, तो उस सूरत में कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक कि पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम का ताल्लुक है, वहाँ पे उनमें तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं है। यानी अगर आपका कोई आदमी कोई जुर्म करके भाग जाए मुल्क से और इंग्लैंड चला जाए तो उसको आप वापस नहीं ले सकते क्योंकि आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, वो भी ट्रीटी नहीं है। हालांकि बरतानिया के बाज़ मुजरमों को पाकिस्तान ने यहाँ से एक्स्ट्राडाइट किया है। जी जी, वो तो कर सकते हैं, पर्सनली अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर प्रेशर हो या कुछ हो, लेकिन बाइंडिंग नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है वो करें।
लेकिन इस सूरत में जो यहाँ पे सिचुएशन है, यहाँ पर वो कोर्ट के ऑर्डर पर बाहर गए नवाज शरीफ साहब, और जब कोर्ट के ऑर्डर पे बाहर गए, यानी ये नहीं कि भाग के गए, कोर्ट के ऑर्डर पे गए बाहर। कोर्ट ने परमिशन दी, आप ये कह रहे हैं? जी जी, कोर्ट ने परमिशन दी और उसके बिहाफ उसकी वजह से वो गए बाहर। अब अगर वहां पर हैं, अगर वो ओवरस्टे करते हैं, तो जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके तहत आप जो उन पे एक्शन लेना चाहें उनके खिलाफ ले। अगर कोर्ट ये कह दे, अगर कोर्ट पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने उनको बाहर जाने का परमिशन दी थी, वो कोर्ट एक हुक्मनामा जारी करे कि चूंकि अभी उन्होंने वायोलेशन की है, इनको वापस आना था, ये रिपोर्ट्स भी सबमिट नहीं कर सके, इसलिए इनको हुक्म दिया जाता है कि वापस आएं, उस हुक्मनामे की बुनियाद पे क्या पीटीआई की वफाकी हुकूमत बरतानवी हुकूमत के पास जा सकती? जी नहीं, बिकॉज वो जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो नवाज शरीफ के खिलाफ ऑर्डर होगा। उसका दोनों मुल्कों के जो आपस में रिलेशनशिप है उससे कोई फर्क, उससे उस पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। वो कोर्ट का ऑर्डर वो नवाज शरीफ पे यकीनन वो ऑर्डर लाजिम होगा, लेकिन उसको उनको वापस भेजना वो सारी सवाबदीद ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। अच्छा। लेकिन आमतौर से गवर्नमेंट इस पे करती नहीं, क्योंकि वो जैसे आपने शुरू में कहा, आपने खुद ही कहा कि वो एक ऑर्डनरी सिटीजन के तौर पर इंग्लैंड में रह रहे हैं, वहाँ पे गए, उनके पास वीज़ा होगा, वो वहाँ रह रहे हैं, उनके पास अकोमोडेशन है, उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उनको कभी डिपोर्ट नहीं करेगी। ठीक। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दें कि अगर बरतानिया से कोई कन्विक्ट जो है वो पाकिस्तान आ जाता है, छुप जाता है, और एक ब्रिटिश कोर्ट ऑर्डर इशू करती है कि इसको वापस लाया जाए, इसको वापस आना चाहिए, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उस पर एक्ट नहीं कर सकती? करती तो है नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर करती है तो वो इस वास्ते करती है कि उसमें और भी चीज़ें हैं जो उसमें असरअंदाज होती हैं, इसकी वजह से वो करती है, लेकिन वैसे कानूनी तौर पर ये बाइंडिंग नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए किसी को भेजना वापस। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब शाइक उस्मानी साहब ने मामला जो है बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। शफकत महमूद साहब, फिर आपकी हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है खत लिख के? देखें, नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं और इंटरनेशनली अगर कोई कॉन्विक्ट जो है वो किसी और मुल्क में जाता है तो ये हमारा उस मुल्क का हक है कि वो अगले मुल्क को बताए कि जी ये शख्स आपके मुल्क में है और ये हमारे कानून के मुताबिक कन्विक्टेड है, और इसलिए इसको गिरफ्तार करके हमारे वो तो बेकायदा कोर्ट की परमिशन से गया है, जैसे शाइक उस्मानी साहब ने बताया। कोर्ट की परमिशन से गया, वो कंडीशनल परमिशन थी। ठीक, तो कंडीशन तो कोर्ट ही खत्म करेगी? नहीं, कोर्ट नहीं ख़त्म करेगा ना, इसलिए कोर्ट ने कहा था कि पंजाब हुकूमत जो है वो फैसला करेगी कि एक्सटेंशन करनी है या नहीं करनी। ठीक। सो पंजाब हुकूमत ने बैठ के सारे चीज़ों को देख के ये फैसला किया कि एक्सटेंशन की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती, और उसके बाद एक कन्विक्टेड शख्स है। अब इमेजिन करें, लेट्स फॉरगेट फॉर ए मिनट कि ये नवाज शरीफ है, इमेजिन करें कि कोई और किसी यहाँ से कोई फ्रॉड करके, डाका डाल के, कन्विक्ट होके और चला जाता है इंग्लैंड, तो क्या हम हक बजानब नहीं होंगे कि हम उनको कहें कि जनाब ये बंदा तो नहीं, अगर कोर्ट की परमिशन लेकर गया हो तो फिर नहीं, लेकिन कोर्ट की कोई अनएंडिंग परमिशन तो नहीं है ना। 8 हफ्ते की है, तो 8 हफ्ते की थी, ठीक, तो 8 हफ्ते हो गए हैं, 16 हफ्ते हो गए 16 हफ्ते हो गए। तो और उसके बाद टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट थी, वो भी नहीं हुई। सो इसलिए कि ये इसमें कानूनी तौर पे या किसी और तरीके से कोई अजीब बात नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है। वैसे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस पे एक्ट करेगी? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब इसके बारे में मैं तो उम्मीद करता हूँ कि करेगी। अब मैं बतौर मिनिस्टर तो नहीं कह सकता कि वो नहीं करेगी और नहीं करेगी। मैं तो यही करूँगा कि मुझे उम्मीद है कि वो कानून के तकाजे पूरे करते हुए करेंगे। एक और भी हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग थी ब्रिटेन के साथ, वो खैर इस केस पे 100% तो अप्लाई नहीं करती। वो ये था कि कॉन्विक्ट्स एक दूसरे के मुल्क में जेल का टाइम गुजार सकते हैं, और वो एक उसमें कुछ लोग जो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, वो जो ब्रिटेन में कैद थे, उनको रिमेनिंग सेंटेंस पूरी करने के लिए पाकिस्तान भेजा गया। तो आप चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया की जेल में चले जाएं? मैं ये नहीं टाइम पूरा करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो कानून बना, जो मुआहदा हुआ था, उसको स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें कोई और गुंजाइश, उसमें तो नहीं हो सकता जो बात, ठीक, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई और गुंजाइश हो। मेरे सामने वो कानून नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये कहना बताने हुकूमत को कि जी आपके पास एक ऐसा शख्स है जो हमारे मुल्क में कन्विक्टेड है और इलाज के लिए गया था और सीरियस ऑफेंसेस में कन्विक्टेड है, कंडीशनल रिलीज पे आपके मुल्क गया था, वो एक टाइम पीरियड के लिए गया था, वो टाइम पीरियड ओवर हो चुका है,
एंड अनलेस के देर इज़ वेरी गुड रीज़न, अगर वो शायद बरतानी हुकूमत नवाज शरीफ को कहे कि आप अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स बताएं कि क्यों आप नहीं जा सकते। मलिक अहमद खान साहब, बरतानवी हुकूमत एक्शन करती है या नहीं करती? नवाज शरीफ साहब 8 हफ्ते की इजाज़त लेकर यहाँ से गए, शहबाज शरीफ साहब ने रिटर्न उसकी गारंटी दी, वहाँ जाके वो हस्पताल में एडमिट नहीं हुए, वहाँ से अमेरिका नहीं गए, सर्जिकल प्रोसीजर उन्होंने नहीं कराया, और पंजाब की हेल्थ मिनिस्ट्री कम से कम ये कहती है कि उन्होंने जो रिपोर्ट्स वहाँ से भेजी वो पुरानी रिपोर्ट्स को कुछ खत शत लगा के भेज दिए, उन्होंने कोई नई मेडिकल कंप्लीट अपनी रिपोर्ट जो है बरतानिया से लंदन के किसी बड़े अस्पताल से नहीं भेजी। तो ये बहुत बुरा नहीं लग रहा ये PMLN के वोट बेस के लिए, आप सबकी पार्टी के लिए, कि नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, मैं अपनी बात को कोर्ट के ऑर्डर से शुरू करूंगा ताकि वजाहत भी हो जाए और कोई इबहाम ना रह जाए। अदालत का हुक्म ये था कि ये बात तस्लीम की गई कि उनका बाहर जाना इसलिए ज़रूरी है कि उनका इलाज जो है वो बाहर से होना चाहिए। उसकी वजूहात कुछ भी थी, ये लंबी बहस है, उस पर हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे तो आपके प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन सर, इलाज तो उन्होंने फिर करवाया नहीं ना वहाँ जाके। नहीं डॉक्टर साहब, देखे ना, ये तो फैसला आपने, मैंने या यहाँ के बोर्ड ने थोड़ी करना है। या तो आप ये प्रोपोजिशन आपकी फिर ये लग रही है कि जो डॉक्टर लॉरेंस हैं वो नहीं, देखे ना, ये तो डॉक्टर लॉरेंस ने करना है ना, जो उनके वहाँ पर डॉक्टर जिनके पास जाने के लिए अदालत के सामने इस्तदा की गई और बताया गया कि उनकी कॉम्प्लिकेटेड कार्डियक पहले सर्जरीज हो चुकी हैं और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो उसके साथ कुछ ख़तरात लाहिक हैं, और बोर्ड ने तस्लीम किया, मेडिकल बोर्ड ने, कि ये दुरुस्त कह रहे हैं कि उनकी इंसर्शंस पहले जो हुई हैं उनके साथ कुछ उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बारहा आपके प्रोग्राम पर बात हुई और तफसील के साथ बात हुई, तो आपने भी वो सारे रिकॉर्ड्स खुद देखे। पहले जब पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में थे तब क्या सूरत हाल थी, नहीं, लेकिन मलिक अहमद साहब, मलिक अहमद साहब, अब तो 19 नवंबर से 19 दिसंबर, एक महीना, 19 दिसंबर से देखिए ना, 19 नवंबर से 19 दिसंबर एक महीना, 19 दिसंबर से 19 जनवरी 2 महीने, 19 जनवरी से लेके 19 फरवरी 3 महीने, तो इस सारे टाइम पीरियड में उन्होंने वो सर्जिकल प्रोसीजर कराया नहीं? एंजियोप्लास्टी होती, रिपेयर होता, नहीं देखिए डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने। आप क्योंकि आपकी मेडिकल नहीं डॉक्टर साहब, आपकी मेडिकल बैकग्राउंड है, अगर आपके पास कोई किसी भी एक कंसल्टेंट के पास या फिजिशियन या सर्जन के पास कोई पेशेंट हो तो वो उसकी कंडीशंस को खुद स्टेबल करने के बाद फैसला करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं उनके साथ। ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर एक डॉक्टर की राय में अभी वो उनके साथ कोई इंसर्टिव प्रोसीजर नहीं करना चाहते तो आप उनको फोर्स करें कि आप ये ज़रूर कर दें। और फिर ये कैसे पॉसिबल है? हमने उनकी जो रिपोर्ट्स थी, उनके हार्ट की स्कैनिंग की रिपोर्ट भेजी, वो उनके पास आई, हमने डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट के साथ उसको लगाया है। हमने उनके जो वहाँ पर बाकी जो उनकी डिटेल्स थी वो सारी पंजाब गवर्नमेंट को, जो 7 तारीख को ख़त लिखा उसमें सारी तफसील बयान की। लेकिन बहरकैफ कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो हुकूमत के पास इख्तियार था, हुकूमत के पास इख्तियार ये था कि अगर हुकूमत ये समझे कि उनके इलाज के लिए मज़ीद वक्त देना ज़रूरी है तो कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत ये फ़ैसला कर ले। हुकूमत अगर अपने मैंडेट से बियॉन्ड गई, यानी हुकूमत ये डिटरमिन करने बैठ गई कि उन्हीं का नामजद करदा बोर्ड ये फैसला करेगा कि इलाज भी क्या होना चाहिए, ये हुकूमत का मैंडेट। जो कुछ आप कह रहे हैं ना, वसीम बादामी साहब का बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, वसीम बादामी साहब का भी मुझे सिर्फ एक जजमेंट ले ले। वसीम बादामी, आपने अब 3 लोगों को सुन लिया, आपने शाइक उस्मानी साहब, अरे वो आप फिर ब्रेक के बाद भी वो बिल्कुल नहीं, इस पे इसी भी बहस कर रहे हैं हम। आपने मलिक अहमद खान साहब को सुना, आपने शौकत महमूद साहब को सुना, उससे पहले आपने शाइक उस्मानी साहब को सुना। आपको क्या समझ आ रही है कि PMLN क्या करना चाह रही है, PTI क्या करना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो मुझे समझ में आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने अगर वापस अब आना है तो अपनी मर्जी से आना है,
अब उनको यहाँ बरतानवी हुकूमत भिजवा नहीं सकती, पीटीआई की हुकूमत ला नहीं सकती। अब इसकी लीगल रीजनिंग क्या है वो शायद उस्मानी साहब बता चुके, पॉलिटिकल क्या है हमारे दो मेहमान बता चुके। आप एक लेमैन ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए। जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात थे और उस वक्त वो इससे 100 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहते थे कि जिसका खुलासा यह था उनके बयानात का कि हसन और हुसैन तो बस अभी आए कि कल आए, हम उनको ले आएंगे। अल्ताफ हुसैन का भी नाम लेकर कहा था कि हम ले आएंगे, अगरचे आई नो कि वो तो ब्रिटिश सिटीजन भी थे, लेकिन इसलिए नवाज शरीफ साहब के केस से उनका इस अंदाज से मवाजना नहीं है। बट फवाद चौधरी साहब ऑल्सो न्यू ना कि ब्रिटिश सिटीजन थे, येट ही वॉज सो मच कन्विंस्ड कि हम ये सारा काम कर लेंगे। इसहाक डार साहब के मामले में तो अदालत पाकिस्तान की कमेंट कर चुकी है इस पर कि भाई इनको आना चाहिए, लेकिन उनको भी हुकूमत वापस नहीं ला पाई है। तो ये तो मेरा ख्याल है नहीं हो पाएगा। अब जाहिर है हुकूमत के पास कहने को ये जरूर होगा कि भाई हमसे जो बन सकता था हमने वो कर दिया है, जो हम मैक्सिमम कर सकते कर दिया, हमने खत तक तो लिख दिया, अब हम क्या करें। क्योंकि पीटीआई के वुज़रा है, पीटीआई की गवर्नमेंट जो कि आमतौर पर बयानात में ज्यादा एहतियात भी नहीं बरतती, वो भी बहुत मोहतात बयानात दे रहे हैं। खुद शहबाज गिल साहब ने आज कहा कि साहब ये खत लिखने का मतलब ये है कि हमें कॉन्सिक्वेंसेस का तो नहीं पता, हुकूमत को अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, कॉन्सिक्वेंसेस का हमें नहीं पता। तो जब वो खुद इतने मोहतात बयानात दे रहे हो तो ये तज्जिया करने में तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि बस एक पॉलिटिकल मामला है, इस खत के जरिए नवाज शरीफ साहब का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो पीटीआई चाहती है कि पॉलिटिकली मामला अच्छा हो जाए, असल में ये हो नहीं पाएगा। नवाज शरीफ साहब का कानूनी तौर पे नहीं बिगड़ने वाला ना, लेकिन सियासी तौर पे क्या नवाज शरीफ गंदे हो रहे हैं वसीम इसमें कि हुकूमत खत लिख रही है, शोर मचा रही है, वापस नहीं आते? जी मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई की भी कोशिश यही कि नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकली तो कम से कम जितना ज्यादा इस मामले में गंदा किया जा सकता है वो किया जाए। और बहरहाल जब नवाज शरीफ साहब गए थे बरतानिया तब एक खास राय बनी थी, लेकिन मुझे बहरहाल ऐसा जरूर लगता है कि अब ये दोनों कैंप्स के जो फॉलोअर्स हैं वो इतनी एक्सट्रीम्स पर आ गए हैं कि अब यानी इस तरह की किसी मूव से कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी एक कैंप का जो है वो बेस हिलकर रह जाए। तो इससे नवाज शरीफ साहब को एक सियासी तौर पे एक उनका डेंट नुकसान पहुंच भी रहा है। तो मैं ये नहीं समझता कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जनाब इसके नतीजे में उनका वोट बेस हिलकर रह जाएगा, बर्बाद होकर रह जाएंगे। क्योंकि ये दोनों कैंप्स इतने ज्यादा पोल्स अपार्ट है, इतनी ज्यादा आइसोलेशन है, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है कि बस वो इससे कोई वोट बैंक में बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ने जा रहा। ठीक, मेरे साथ रहिए। वसीम बादामी साहब का भी आपने तज्जिया सुना। यानी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सियासत इस किस्म की है कि आप किसी को कितना ही सियासी तौर पे गंदा क्यों ना करें, उस सियासतदान का जो वोट बैंक है उसको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब भी अपना फैसला लगता है खुद ही करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि पीटीआई और पीएमएल के दरमियान जो महाजराई जिस कैफियत पे है, इससे पाकिस्तानी सियासत जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इसका असर पड़ता है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन सीधा मैं चलता हूँ मलिक अहमद खान साहब की तरफ। मलिक साहब, प्रोग्राम के वक्फे में मुझे लोगों ने टेक्स्ट किए, वो कहते हैं कि आप क्या ये नवाज शरीफ साहब का डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चीज़ें आगे जा रही हैं, इकॉनमी स्टेबल हो चुकी है, खारजा ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं, अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक अमन का माहिदा हो गया है, उसके बड़े डिविडेंड होंगे। सीपेक फ़ेज़ 2 जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। ख़बरें आ रही हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ रही है, इंटरेस्ट रेट भी अगले चंद हफ्तों में हो सकता है कुछ उसमें कमी हो जाए, एक्सपोर्ट्स में बढ़ावे की बात हो रही है। तो अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को इतने रेलेवेंट रहे नहीं है पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के लिए। आप क्या इस पे रद्द-ए-अमल है आपका? नहीं देखिए डॉक्टर साहब, ये बात तो अगर किसी ने आपको लिख के भेजी है उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन बाहर सूरत आज भी पॉलिटिकल जो भी लैंडस्केप है आपके मुल्क का उसको ओवरवेलमिंगली डोमिनेट तो नवाज साहब ही करेंगे। वो उन्हीं का हुकूमत की अगर कोई फैसले होंगे या हुकूमत की कोई भी बात होगी या आप देखेंगे उनको फ़िक्र ही इस बात की है, बाकी तो बाकी बातें बात की हैं। तो वो एक जैसे होता है ना कि एक चीज़ से बिल्कुल हुकूमत को ये पता है कि इन्हीं के मुतल्लिक जो कुछ उन्होंने करना है और वो रियल पॉलिटिक के उसमें जाकर वो जो भी अपना मौक़िफ़ हुकूमत अपनाना चाहती है। इस पर मैं सिर्फ पिछले आपके सेगमेंट में ये बात कहना चाह रहा था कि नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि अगर हुकूमत इकोनॉमी को टर्न अराउंड भी कर ले, हुकूमत इकोनॉमी को टर्न अराउंड भी कर ले तो नवाज शरीफ साहब की अहमियत में कमी नहीं आएगी?
नहीं देखिए, अपना डॉक्टर साहब, हुकूमत का जो इकॉनमी का टर्न अराउंड है वो ये ऐसी चीज़ें जो प्रिडिक्ट की जाती हैं, जो कि आप अपनी पॉलिसीज़ के बलबूते पर जिनके मुतल्लिक आप एक प्रोजेक्शंस देते हैं और वो फिर आप डिटर्मिन करते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें, क्योंकि ये सब्सटेंशिएट की जाती हैं, ये बातें हवा में तो नहीं होती जिस तरह के बाकी पॉलिटिकल नरेटिव्स कोई दे सकता है। इकॉनमी तो ऐसी चीज़ है। तो अगर इनका ग्रोथ रेट जाके मुझे एट द एंड ऑफ द डे समझते हैं कि जो कुछ भी अखबारों में छप रहा है ये हवा में नहीं, देखें जो अखबारों में छप रहा है उसमें उसके साथ आपको उसकी दूसरा रुख भी तो सामने रखना चाहिए ना। अगर 14% से डिप होके 12.2% पे होती है, उसी अखबार में साथ ये भी लिखा जाता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम रूरल अर्बन की बहुत बड़ी डिवाइड है और रूरल पे ये 19.6% पे रिफ्लेक्ट कर रही है। ये सीपीआई की परफॉर्मेंस अर्बन सेंटर से ले रहे हैं और जहाँ पर लार्ज आबादी है आपकी वहाँ की तो ले ही नहीं रहे। मलिक अहमद खान साहब का मौकफ ये है कि ज़रा रुकिए ना, ज़रा रुकिए मलिक साहब, ज़रा रुकिए। शफकत महमूद साहब, मलिक साहब ने बड़ा शगाफ अल्फाज में कहा कि नवाज शरीफ साहब की अहमियत में कमी नहीं होती है अगर हुकूमत बेहतर परफॉर्म भी करे, और जो हुकूमत परफॉर्म कर रही है ये तो अभी बिल्कुल अभाम है इसमें कि परफॉर्मेंस हुई भी है कि नहीं। देखिए, वक्त मोहित किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त नहीं रुकता, और जो नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं उनका कोई रेलेवेंस है, एक रेलेवेंस तो है उनकी, लेकिन क्योंकि वो इनएक्टिव हैं, शहबाज शरीफ साहब भी चले गए हैं, मीनवाइल आगे बढ़ रही है। लेकिन पहले भी तो चले गए थे ना ये लोग 2000 में। नहीं, लेकिन हुकूमत आगे, उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। अच्छा, उस वक्त तो एक मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन थी जिसमें वो चले गए थे। हाँ। और 7 साल के बाद आए फिर, ऑल्दो वो एक डील करके गए थे। हाँ। लेकिन 7 साल के बाद आए उस वक्त एक, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो ये है तो कन्विक्ट होकर गया। नवाज शरीफ इज ए कन्विक्टेड मैन, अनलेस के कन्विक्शन जो है वो ओवरटर्न हो जाए उनका तो कोई। लेकिन देखे ना, इन द मेन टाइम मुल्क जो है वो कई चीज़ों में, मसलन अफगान जो एग्रीमेंट हुई है दोहा के अंदर, अब ये बड़ा एक मेजर इशू है, कोई शक नहीं। पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है उसके अंदर, और पाकिस्तान का रोल आगे भी रेलेवेंट रहेगा। हिंदुस्तान में जो हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है, जो एक फाशिस्ट हुकूमत वहाँ पे कर रही है, जो कश्मीर में टेंशन है, कश्मीर में जिस तरीके से कोई तकरीबन अब तो 5 अगस्त से अगर आप हिसाब लगाएं तो मेरा ख्याल है कोई 150 दिन कितने बन जाते हैं, अगर आप उसका हिसाब लगाएं वहाँ पे कश्मीर में मुसलमानों के साथ कन्विक्ट तो वैसे नवाज शरीफ साहब पिछली दफा भी हुए थे। सिर्फ ये कह रहा हूँ, उसमें एक नहीं वो हालात मुख्तलिफ है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कुछ आगे बढ़ रहा है, ठीक इश्यूज पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, और दुनिया में इश्यूज, असल बात यह है कि इश्यूज ओवरटेक कर रहे हैं इनको। वसीम बादामी, आपने सुना ना कि शफकत महमूद साहब का ख्याल है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, नए नए इश्यूज पैदा हो रहे हैं, मईशत के, इकॉनमी के, रीजनल हालात इस किस्म के हैं, चीज़ें आगे की तरफ चल रही हैं। इसमें आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को बहुत रेलेवेंट रहे नहीं। देखिए, एक तो मैं ये जरूर समझता हूं कि इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से ही तो अपोजिशन इतनी ज्यादा रेलेवेंट है। मसलन फर्ज कीजिए इमरान खान साहब ने जो दावे किए थे उसका 50% भी अगर वो परफॉर्म कर गए होते या उसका 30% परफॉर्म कर गए होते तो लोगों को आगे नजर आ रहा होता कि समत वो है। लोगों से मुराद अब इसमें आम भी ले लीजिए और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर हल्के भी ले लीजिए, तो मेरे ख्याल में सब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ही मुख्तलिफ होता, फिर अपोजिशन की वो हालात ना होते जो आज हैं, फिर अपोजिशन इतनी रेलेवेंट ही ना होती। तो ये परफॉर्मेंस का और रेलेवेंस का एक बड़ा बराह रास्त ताल्लुक तो है। अब देखिए, मैं कोई मुआशी माहिर नहीं हूं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना, मसला अगर इन्फ्लेशन में कमी होती है पिछले महीने या पिछले साल के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 रुपए का पेन जो है 5 रुपए का हो गया। इसका मतलब ये है कि पिछले साल जिस तनासुब से महंगा हुआ था, इस साल उस तनासुब से महंगा नहीं हुआ है। महंगा अभी भी हुआ है लेकिन तनासुब के एतबार से कम है। तो ये इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारे इंडिकेटर्स बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन अगर आम आदमी को अपनी जेब पे इसका बराह रास्त मुस्बत असर होता नजर आना चाहिए तो हुकूमत के लिए मामला बेहतर हैं। अदरवाइज हुकूमत के लिए बिलावल की तकरीर, मरियम की ट्वीट, जरदारी की भड़क, मौलाना का धरना कोई खतरा नहीं है। ये मामला है जो खतरा है गवर्नमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारे मामला, क्योंकि आपको आपकी तहरीक 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। मेरे साथ रहे वसीम, जरा शफकत साहब को जवाब दें। शफकत साहब, मैंने भी ये क्वेश्चन उठाया था कि किसी ने मुझे टेक्स्ट किया है इस तरह से, लेकिन अब दूसरी दफा ये चीज़ उठ गई कि अगर आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस स्टेलर होती, को बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती, तो फिर स्पेस ना मिलती नवाज शरीफ शहबाज, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है ऐसी।
देखिए 70 साल का जो हमारी नाकामियां हैं और फेलियर्स हैं और पिछले 10 साल के ख़ास तौर पे फेलियर्स थे, उनको ठीक ठीक करते करते टाइम लगा। 1.5 साल हुआ है, अब 5 साल का हमारा मैंडेट है। ठीक है, इकॉनमी के अंदर से जो हमारे सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए आया और वो महंगाई का प्रॉब्लम आया, और महंगाई के प्रॉब्लम के बारे में हम भी बहुत परेशान थे, लेकिन हमने इक़दामात किए। अब महंगाई नीचे जा रही है, आपकी करेंसी स्टेबल है, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कहते हैं वसीम के अवाम को इससे नहीं है, लेकिन मुल्क की खातिर भी कुछ करना है ना। मुल्क की जो फंडामेंटल्स हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मुल्क के जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक हो रहे हैं। सो इसलिए ये सारी बड़ी फॉरेन पॉलिसी में लगातार कामयाबियां हो रही हैं। अमेरिका का सदर हिंदुस्तान में जाके कहता है कि इमरान खान मेरा दोस्त है, और वो कहता है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। चीन के साथ आपके तल्लुकात इतने गहरे हैं जिसका कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आप एक इंतहाई रेलेवेंट रोल जो है अफगानिस्तान में प्ले कर रहे हैं। सो मकसद ये है कि अब आप बुरा भला कह रहे हैं तो कहते रहें बुरा भला, लेकिन बुरा भला कहने से हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हालात जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो चेंज हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला अभी तो 1.5 साल हुआ है, आप देखेंगे। बदामी ये कह रहा है कि जो रिलीफ आप अगर लोगों को दे सकते होते, वो देखें ना, आप ऑपोजिशन की कहती है। अगर बदामी जो है वो सारे मामलात को फुली तौर पे एनालाइज, अब वो कहते हैं मुझे इकॉनमी का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम भी एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन मेरा गुजारिश सिर्फ करने का मकसद ये है कि जहाँ से हमने शुरू किया और एक मुश्किल वक्त से गुजरे, अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। सो अगर आपने इकॉनमी का ही तज्जिया कर रहे हैं तो ये तो कोई तज्जिया नहीं का कि जी कि आपने ये जो इक़दामात किए उनसे अवाम को नुकसान, बिल्कुल प्रॉब्लम हुआ, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप ये देखें कि मुल्क की खातिर जो इक़दामात किए गए वो सही इक़दामात थे, ये नहीं थे। अब मुझे किसी इकोनॉमिस्ट को मेरे सामने बिठा लें और उसे कहें कि जनाब क्या करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान के लिए ठीक है, क्या हमारी जो अननेचुरली करेंसी को हमने सप्रेस किया हुआ था वो ठीक है, क्या हमने एक्सपोर्ट्स जो गिरी थी वो क्या ठीक है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आई रियलाइज़ कि आपको निकलना था, ठीक है, आप तो आप शफकत साहब जो हैं वो निकलते हैं, मैं इस डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ। चल ठीक, थैंक यू। अच्छा, बस ये बदामी शफकत साहब को तो खैर निकलना है, लेकिन मतलब आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उसको, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट तो बुनियाद, बेसिक आर्गूमेंट क्या है पीटीआई का? बेसिक आर्गूमेंट ये है कि गवर्नमेंट तो आई है 5 साल के लिए, गवर्नमेंट 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं आई है, और हुकूमत ने जो चैलेंजेस इनहेरिट किए हैं उन चैलेंजेस को फिक्स करते हुए इस हुकूमत को ज़ाहिर है 5 साल का वक्त मिलेगा। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पहले 3-3.5 साल जो है वो गवर्नमेंट ठीक परफॉर्म नहीं भी कर पाई, लेकिन इन दी एंड लोगों ने उसको दोबारा री इलेक्ट कर लिया। हाँ, एक तो ये कि बिल्कुल इस हुकूमत को टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए और उसके बाद ही एक सही तज्जिया हो पाएगा। बेसिक आर्गुमेंट ये है कि गवर्नमेंट के एक्शन से ये जाहिर होना चाहिए कि जो अव्वलीन तरजीह है वो अपने वादों पर अमल पैरा होना है, ना कि एक ही रेट्रिक को लेकर रिपीट करना है कि इसको नहीं छोड़ेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे। आप बिल्कुल किसी चोर को ना छोड़ें, लेकिन ये लगे कि ये भी आपकी तरजीहात में से एक है। अव्वलीन तरजीह सिर्फ और सिर्फ वाहिद तरजीह, अव्वलीन वाहिद तरजीह ना लगे। और दूसरा ये कि ठीक है आपके इकोनॉमिक फेलियर्स की जिम्मेदार साबका हुकूमत ऑफ कोर्स है, लेकिन एक हद तक, लेकिन आप उसको कोट करते 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 के बजाय अब आगे भी बढ़ें, वरना लोग इसको एक हद तक बाय पहले बहुत ज्यादा करते थे, अब कम कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में मजीद कम करेंगे, मेरी राय में। अच्छा मलिक साहब, ये तो सही है कि हुकूमत का ये आर्गूमेंट जो कि जनाब हमारे लिए PMLN ने मसाइल छोड़े थे, इसको 16 माह के बाद 17 माह के बाद इसको बेचना जो है वो सियासी तौर पे मुश्किल से मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन आखिर इस इकॉनमी को इस हुकूमत ने आपसे ही इनहेरिट किया था, और उस वक्त भी इकॉनमी नोज डाइव कर रही थी जब इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, ये मिफ्ता इस्माइल की गवर्नमेंट आई थी। तो आपकी अगर हुकूमत आ जाती तो क्या मुख्तलिफ आप लोग करते? बिकॉज जो नेगेटिव पैटर्न था वो तो खाकार अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, मिफ्ता इस्माइल उनके डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो नेगेटिव पैटर्न तो वहां पे इस्टेब्लिश हो चुका था। फिर इंटरिम गवर्नमेंट में भी वो नेगेटिव पैटर्न इस्टेब्लिश था 2017 के बाद से। तो आप क्या मुख्तलिफ कर लेते जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये आज हालात मुख्तलिफ होने थे? अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको थोड़ी सी इस बात के साथ ज़रूर मैं इसे इख्तलाफ करूँगा कि बुनियादी मसला जब कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज़ होती हैं ना, जिसमें आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसके अंदर ऐड ऑन हुए होते हैं, जब आप गवर्नेंस के आपके डिफरेंट रीजंस होते हैं, आपकी इकोनॉमी उन स्केल्स पर जिन स्केल्स पर आप कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ की देख रहे होते हैं, तो उसमें वाहिद एक ज़रिया होता है कि आप कैसे देख सकें कि आपकी ग्रोथ की स्ट्रेटजी क्या है और आपका इन्फ्लेशन पे कंट्रोल क्या है।
अगर आप डेट ट्रैप्ड इकोनॉमी के अंदर फंसे हुए हैं तो उसके साथ आप वाहिद ज़रिया उसकी सस्टेनेबिलिटी है ग्रोथ की, कि एक अरसे तक आप 5 साल या 10 साल या 15 साल तक एक कंसेक्यूटिव ग्रोथ मेंटेन करें और उसको एक हाई क्लाइम पैटर्न पे रखें और चलते जाएं, तो फिर इसका यहाँ प्रॉब्लम ये हुई मुझे कि मैं एक ब्रेक ले लूँ, ने- मलिक साहब एक ब्रेक ले लूँ, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। मलिक साहब एक ब्रेक ले लूँ, फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मैं चलता हूँ सीधा वसीम बादामी साहब के पास। वसीम, आप टेलीविज़न प्रोग्राम करते हैं, एक इंतहाई पॉपुलर एंकर हैं, बहुत बड़े नेटवर्क पे करते हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं। आप जो हर हफ्ते दर्जनों जो पॉलिटिकल कमेंटेटर और सियासी जो शख्सियात हैं उनसे आपकी मुलाकात भी होती है, आम आदमी से मुलाकात होती है। एंकर जब सड़क पे जाता है, फुटपाथ पे वॉक करता है, छल्ली लेता है, दूध पीता है, जूस लेता है, तो उसको लोगों से बहुत ज़्यादा इनपुट मिलता है। आपको क्या महसूस होता है कि पीटीआई का ये आर्गुमेंट कि हमें एक मुश्किल इकॉनमी मिली थी, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर रहे हैं, क्या ये अब इसको लोग कबूल करने को तैयार हैं? क्या मज़ीद उनके अंदर हमदर्दी है या लोगों का कोई रवैये में बहुत तब्दीली आ गई? सही है मुझे, मैं एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं सिर्फ 20 सेकंड लेके फिर आपके जवाब की तरफ आया। तो मैंने ब्रेक में बहुत सारे लोगों से इकोनॉमिक्स से ही रब्ता किया और उनमें से एक की मैंने इजाज़त ली कि मैं आपको कोट कर दूं। मुजम्मिल असलम साहब, आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोट कर दीजिए। तो मैं बिल्कुल वो अर्ज दोबारा करूंगा कि पिछले माली साल में जो टैक्स कलेक्शन थी वो उससे पिछले साली वो उससे पिछले जो माली साल था, मुजम्मिल साहब भी ये कहते हैं कि अगर रिवाइज्ड फिगर्स में 2-4 अरब ज्यादा हो गए तो हो गए, वरना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जीरो ग्रोथ थी पिछले माली साल के टैक्स कलेक्शन की बनिस्बत उसके पिछले माली साल। और ऐसा पाकिस्तान की हालिया तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। 3,800 अरब रुपए ये नंबर था। ये मैं मुजम्मिल हसन साहब को कोट करके कह रहा हूं। अब अगर आपकी तरफ आते हुए, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी याद आ गया क्लियर चेंज। हाँ, तो वो शफकत भाई चूंकि उसमें वो कह रहे थे तो मैंने सिर्फ कहा कि अपनी अर्ज में कर दूं। चूंकि मैंने कहा था कि मैं गलत हुआ तो मैं अपोलोजाइज कर लूंगा कि मैंने गलत कोट किया, चूंकि जाहिर है मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, तो मुजम्मिल साहब का मैंने कोट कर दिया। अब जो सवाल आपका है डॉक्टर साहब, मैंने बहुत क्लियर चेंज नोटिस किया है। हम रेगुलरली कोशिश करते हैं कि स्ट्रीट शोज करते रहें। अब मैं आपको अगर रफली बताऊं, मैं नहीं कह रहा मेरी राय कोई हतमी राय या मेरे प्रोग्राम की सनद है, ऑफ कोर्स नहीं, मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूं, गलत हो सकता है। इस हुकूमत के आने के 1-2 महीने बाद के टॉक शोज का मैं अगर क्रक्स निकालूं तो अक्सरियत ये कहती थी कि साहब बिल्कुल ठीक है, एक सच्चा आदमी, एक खरा आदमी, एक ईमानदार आदमी आ गया है, पिछले चोरों ने बेड़ा गर्क किया हुआ था, यह आदमी निकाल लेगा और बहुत जल्द निकाल लेगा। फिर 3-4 महीने जरा आगे आ जाइए, लोग कहते थे सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी, खरा आदमी आ गया, पिछलों ने बहुत बेड़ा गर्क किया है, यह आदमी जरा फंस गया है लेकिन उतना जल्दी नहीं निकाल सकेगा जितना हम सोचे थे, लेकिन बहरहाल निकाल लेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, लोगों की पिछलों के बारे में तो राय वही रही, ठीक है, लेकिन इनकी सलाहियत, इनकी नीयत नहीं, लेकिन इनकी सलाहियत के बारे में शक पैदा होना जरूर हो गया शुरू। और अब मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई है कि यार कब तक बताओगे कि पिछला चोर था, वो तो पता है ना कि चोर था, तभी तो आपको लाए थे। आपको कुछ भी कहते हैं कि आप कुछ करो तो आप कहते हैं पिछला चोर था और पिछला डकैत था। ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी अगर अगले कुछ अरसे में मामला बेहतर नहीं हुए तो। अच्छा वसीम, माना कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन अभी तो हुकूमत को आए हुए टोटल कोई 18 माह कंप्लीट होने को हैं और इलेक्शन तो होने हैं कहीं 5 साल के बाद जाके, अनलेस के हुकूमत कहीं दरमियान में कोलैप्स हो जाए। तो अगर अगले 6 माह में, 12 माह में लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो भी जाते हैं, बहुत गुस्से में हैं भी, जब तक वो सड़कों पर आके सड़कें बंद नहीं करते, हुकूमत को क्या नुकसान होगा? देखिए, हुकूमत की बका को तो मेरे ख्याल में कोई खतरा इस सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं है कि अवाम सड़कों पर आ जाएंगे और हुकूमत की बका को खतरा हो जाएगा। हाँ, हुकूमत अनपॉपुलर जरूर हो रही है और अगर ये ठीक बात है, अगर ये इससे रिकवर कर जाते हैं, आने वाले अरसे में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये होता भी है कि हर हुकूमत जाते हुए कुछ पॉपुलर डिसीजंस करती है, जो कि नून ने भी किए थे, कि जिसकी वजह से इकोनॉमी के एतबार से वो अच्छे डिसीजंस नहीं होते, लेकिन आवाम को रिलीफ ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। अगर ये गवर्नमेंट जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म करती है या ऐसे कोई फैसले करती है और लोग मुतमईन होते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगला इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को फिर फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए। लोग समझते हैं रिलीफ मिल गया है, लोगों की राय आज के मुकाबले में चेंज हो जाती है, बिल्कुल सही है, फिर आना चाहिए हुकूमत को दोबारा अगर लोग चाहें, व्हाई नॉट। अच्छा, ज़रा रुकें अब इसमें। मलिक अहमद खान साहब, हुकूमत यकीनी तौर पे उसको चूँकि एक मुश्किल माशी फैसले करने पड़ रहे हैं
तो हुकूमत गैर मकबूल हो रही है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड कर रही है, ज़ाया कर रही है। लेकिन कोई हालात ऐसे नहीं है कि हुकूमत फॉल कर सकती है, ना लोग सड़कों पे आने को तैयार हैं, इदारों की भी हुकूमत को सपोर्ट हासिल है। तो अगर हुकूमत 6 महीने 9 महीने गैर मकबूल रहती है और उसके बाद इकॉनमी को टर्न अराउंड कर लेती है, तो ऑपोजिशन की सियासत को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं डॉक्टर साहब, जो फोरसी किया जा रहा है और जिसकी फोरकास्ट बड़ी विजिबल है, वो तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की है। और ऑपोजिशन की तो पूरी कोशिश रही कि किसी तरीके से ये बेहतर सिमत पे आ जाएं और इकॉनमी का बुरा ना करें, क्योंकि हमें इनकी सलाहियत के साथ साथ इनकी इस्तेदाद कार का भी पूरी तरह से इल्म है कि ये बड़ा नुकसान कर देंगे। तो हुकूमत ने इनको नहीं, आपकी कोशिश कैसे रही है? आपने क्या कोशिश की है? हमने तो इन्हें कहा ना है चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, क्योंकि हमें पता था कि टोटल ब्लंडर्स कर रहे हैं। एक्चुअली वी न्यू दैट। और उसमें अभी क्योंकि शफकत साहब आपके पास बैठे नहीं हैं, मैं सिर्फ आपसे डॉक्टर साहब 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। जब आपके मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपसे कहा कि ऐसी इकोनॉमी का वाहिद हल एक अच्छी ग्रोथ होती है। आप जो करेक्टिव मेजर्स इनको IMF दे रही है, तो क्या वो मनोअन जिस तरीके से उन्होंने उनको तस्लीम किया, तो उसमें इन्होंने कोई अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स नहीं करनी थी कि क्या इनको बेसिकली चाहिए? क्या करेक्टिव मेजर्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपने जितनी रेवेन्यू की जनरेशन है सारी आवाम पर लाद देनी है? द कोर रीज़न फॉर दिस इन्फ्लेशन, द कोर रीज़न फॉर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी है, और जो देखें ना कंसेप्चुअली कितना करेक्ट है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बिल में फ़र्क कम होता है तो हम ये परसीव कर लेते हैं बैठे कि नहीं एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ गई हैं और इतने % बढ़ गई हैं। कतई तौर पर ऐसा नहीं है किसी एक कंपोनेंट के कम होने से ही हुआ। हमारा सिर्फ इतना मुद्दा है कि ये जितनी इस वक्त हुकूमत की आपको आने वाले वक्त में इनकी नज़र आ रही है कि ये 3-4 एरियाज़ में अपनी बेहतरी को बताकर आगे चल रही है, उसके साथ मईशत का कोई बराह रास्त उसकी बेहतरी का इशारा थोड़ी मिल रहा है। इशारा सिर्फ ये मिल रहा है कि इनके अंदर ना करने की सलाहियत है, ना ये ये तो बात आपकी बात में वजन है मलिक साहब, आपकी बात में वजन है कि इकोनॉमी में बेहतरी नज़र नहीं आ रही। मेरा सवाल तो ये है कि इकोनॉमी में बेहतरी नज़र नहीं आ रही, लोग नाराज़ हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, लोग महंगाई के वज़न के तले चिल्ला रहे हैं, लेकिन लोगों के गुस्से का फौरी तौर पर हुकूमत को कोई नुकसान हो नहीं रहा। और अगर हुकूमत इन मुश्किल फैसलों को करते करते 1 साल में अपनी सूरत हाल इकोनॉमी की बेहतर कर ले, तो आपको तो कुछ ना मिला। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हम इस सियासी अमल को देख रहे हैं और करीब से देख रहे हैं, तो हमारी इसमें जो असेसमेंट है वो ये है कि एक इकोनॉमिक मेल्ट डाउन का ख़तरा हम फील कर रहे हैं। तो जब इकोनॉमिक मेल्ट डाउन होते हैं तो फिर हुकूमतें किसी आर्जी सहारे की बुनियाद पर खड़ी नहीं होती। और हुकूमत की गैर मकबूलियत की एक बड़ी वजह ये भी है कि ना तो एक तरफ महंगाई के साथ लोगों का बुरा हाल है, दूसरी तरफ ये तासुर बड़ी शिद्दत से उभर रहा है कि हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ फ़लाँ मुकदमा, सब के ख़िलाफ़ चोरी के मुकदमात और ये और वो, उस पर भी हुकूमत को बड़ी हज़ीमत उठानी पड़ रही है कि कोई भी एक मुकदमा जो अदालत में जा रहा है वो उस जुडिशल स्क्रूटनी को पास नहीं कर पा रहा, तो फिर वो एक चार्जशीट बन रही है इनके खिलाफ। वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मलिक अहमद खान साहब का, वसीम बादामी साहब बहुत शुक्रिया। इससे पहले शफकत महमूद साहब भी हमारे साथ थे। आपने सारी बहस देखी। नाज़रीन, फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।